देखो भाई, इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, एवोगैड्रोस मेथड। व्हाट इज एवोगैड्रो मेथड? जैसे पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑयलिक एसिड, वैसे ही एवोगैड्रो मेथड भी है। तो ये भी क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स का साइज मेजर करने के लिए, ठीक है। कोई सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स का, आइटम्स का साइज क्या है, तो अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर तक साइज मेजर करता है अपने को। एवोगैड्रो मेथड के अकॉर्डिंग किसी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं, आइटम्स हैं, उनका साइज मेजर करते हैं। तो कैसे मेजर करेंगे साइज? तो इसका क्या कहना था कि अगर आप कोई m मास वाला सब्सटेंस उठाते हो, ठीक है, m मास है इसका, कोई भी आप चाहे आयरन का टूक उठाओ, कोई भी आप ऐसा सब्सटेंस उठाओ जिसका मास क्या ले लो आप, m। बस आपको ये m मास पता होना चाहिए, इसका आप मास कितना ले रहे हो, समझ में रहे? 1/2 kg, 1 kg, 2 kg, जितना भी है। अभी इसमें जो एटम्स होंगे ना, इनको क्या बोलते हैं, पैकेज ऑफ फ्रैक्शन। अभी एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में गैप रहता है, आपको दिख रहा है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा साइज करके दिखाऊँ ऐसे, तो देखो इनके बीच में ये गैप रह गया है, ये वैकेंट स्पेस रह गया है यहाँ। तो क्या देखा इसने ये बताया कि अगर आप इसका कंप्लीट वॉल्यूम देखते हो ना, ठीक है, और एटम्स का वॉल्यूम देखते हो, तो उसमें क्या प्रोपोर्शन है, क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स। जितने भी एटम्स आप देखते हो उनका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। क्या चीज़ आई समझ में? नहीं आई? क्या कर रहा है, जितने भी वॉल्यूम्स हैं अगर उनको आप कंप्रेस करो, ये खाली जगह नहीं होनी चाहिए। खाली जगह दिख रही है आपको, लैटिक्स स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये जो खाली जगह है ये तो वैसे हमारे लिए क्या है, वेस्ट ही है। एटम तो यहाँ है, इतनी जगह में इतना ही वॉल्यूम है ना एटम का, तो ये तो वेस्टेज ही समझिए आप। तो जितने भी वॉल्यूम हैं, जितने भी एटम्स हैं, उन सभी का वॉल्यूम आप कैलकुलेट करोगे तो कंप्लीट वॉल्यूम का कितना है वो, 2/3, ठीक है। क्या समझ में? मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना है, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम है 30, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है कंप्लीट का, 30 cc। तो जो एटम्स का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, टोटल जितने एटम्स हैं उनका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना है, 30। ऐसे कैलकुलेट किया आपने तो आपको कितना मिला, 20 cc। कुछ आया समझ में? यानी कि जितने आप एटम्स देखोगे उन सभी का वॉल्यूम है कितने के इक्वल है, वो 20 cc। और जो ये फ्री स्पेस है ना, ये जुड़ करके कितना बन जाता है, 30 cc। चीज़ है समझ में? तो ये चीज़ एवोगैड्रो ने बताई हमारे को, और इसी बेसिस पे हम इसके एक मॉलिक्यूल का रेडियस साइज मेजर करेंगे, ठीक है। देखो, टेक ए सब्सटेंस ऑफ मास m। कितना मास लेना है आपने, एक सब्सटेंस लेना है जिसका मास m होना चाहिए, 1 kg, 2 kg, आपको पता है, ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है उसकी डेंसिटी जो होगी, डेंसिटी को क्या बोलते हैं हम, रो। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना मान लेते हैं उसका, v वॉल्यूम है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का आप क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम का आप लिख सकते हो मास अपॉन में डेंसिटी, ठीक है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आप स्मॉल m लिख रहे हो तो स्मॉल m ही चूज़ कीजिए भाई, ठीक है। तो डेंसिटी के फॉर्मूले से मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम यहाँ ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या चला जाएगा, रो, डेंसिटी। अब लेट m इज द एटॉमिक वेट, m क्या है, एटॉमिक वेट है उसका, ठीक है। आपको पता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, सारी चीज़ें जानते हो आप। तो m हमने मान लिया, स्मॉल m तो मास है और कैपिटल M क्या एज्यूम किया है, एटॉमिक वेट। तो इस मास में हम देखना चाहते हैं, हमने जितना वॉल्यूम उठा है सब्सटेंस का, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। एक एटम का वॉल्यूम हमें पता है कितना होगा, 4/3 πr⁴। तो हम क्या करें, जितना मास है उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लें, आई जी समझ में।
और उसको एक वॉल्यूम से, एक एटम के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी का वॉल्यूम आ जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स। तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, number of atoms in m mass of substance, m मास वाले सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, या फिर मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन m मास ऑफ सब्सटेंस कितने होंगे भाई। तो आपको पता है जो इसका मास है डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट, जितना मास आपने लिया है 1 ग्राम 2 ग्राम 50 ग्राम जितना भी लिया है, ठीक है, डिवाइड बाय इट्स एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट से आप डिवाइड कर दोगे और साथ में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ एवोगैड्रो से, ठीक है। नंबर ऑफ एवोगैड्रो पता है सभी को, क्या आ जाएंगे, पार्टिकल्स। नंबर ऑफ एवोगैड्रो किसके लिए यूज़ करते हैं हम, पार्टिकल्स कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, आ गया ये समझ में। अब वॉल्यूम ऑफ वन एटम, अगर एटम स्फेरिकल है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ब्रैकेट में लिख भी देना आप यहाँ पे, वेयर आर इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द एटम। यही तो कैलकुलेट करनी है हमारे को, रेडियस ही तो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब एक एटम का वॉल्यूम आ गया तो सभी एटम्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल या कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन m मास ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का है पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम्स, m अपॉन में कैपिटल M इनटू में नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है। अब कंप्लीट वॉल्यूम आ गया आपके पास सभी एटम्स का, तो वही चीज़ याद रखनी है जो एवोगैड्रो ने बताई थी कि टोटल वॉल्यूम जितना होगा सभी एटम्स का वो किसके इक्वल होगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। देखो लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस क्या कहती है, वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स आ गया अपने पास 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई है m नंबर ऑफ एवोगैड्रो डिवाइड बाय एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो ये जो वॉल्यूम है मैंने आपको बोला था शुरू में, वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो, मैंने बताया भी था, वॉल्यूम को आप क्या लिख पाओगे, जैसे डेंसिटी को आप क्या लिखोगे, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप रिप्लेस करके क्या लिखोगे, मास अपॉन में डेंसिटी। तो वॉल्यूम हटा दिया, रिप्लेस कर दिया मास अपॉन में डेंसिटी। अब जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, बोथ साइड कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 जा कंप्लीट, और कुछ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो रहा है, और तो कोई चीज़ नहीं डिवाइड हो रही है, जो बच गया वो लिख लो एक बार, 2 r क्यूब नंबर ऑफ एवोगैड्रो, और नीचे क्या है, कैपिटल M, और तो कुछ नहीं बचा। इधर क्या है, 1 अपॉन में रो। आपको तो रेडियस निकालनी है, आर क्यूब को इधर रखो, बाकी सारी चीज़ें उधर चली जाएंगी, 1 अपॉन रो, सारी चीज़ें जो नीचे हैं वो ऊपर और ऊपर वाली नीचे। तो 2 r हमने इधर ही रखा, नंबर ऑफ एवोगैड्रो,
अब ये आर क्यूब जो है, ये आर क्यूब यहाँ से क्यूब हटाओगे तो उधर जाके क्या बना देगा, क्यूब रूट या पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला रहेगा एवोगैड्रो मेथड में। कैसे आप एक एटम का रेडियस मेजर कर सकते हो, उसका डायमीटर भी मेजर कर सकते हो आप, ऐसे रेडियस आ गया तो उसका साइज मेजर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो। चीज़ आई समझ में। अभी एक टॉपिक बचता है अपना इसमें, एक है ग्रेविटेशनल मास और एक है इनर्शियल मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में क्या डिफरेंस है। मेजरमेंट ऑफ मास, पूरे चैप्टर में मेजरमेंट ही चला है अपने, कभी डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, किसी एटम का साइज मेजर कर रहे हैं, उसकी रेडियस मेजर कर रहे हैं, तो मेजरमेंट ऑफ मास भी यहाँ पे इंक्लूड है। तो मास दो टाइप का है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर क्या कहता है कि मास दो टाइप का है। कौन कौन सा, एक तो होता है ग्रेविटेशनल मास और एक होता है इनर्शियल मास। तो इनमें डिफरेंस क्या है भाई, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में डिफरेंस क्या है, तो बहुत बड़ा अंतर है इनमें। ठीक है, ग्रेविटेशनल मास किसको बोलेंगे हम और इनर्शियल मास किसको बोलेंगे। यूँ मानिए जहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, जहाँ पे भी अपने मास में ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट है, वो मास किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ग्रेविटेशनल मास। और जहाँ पे जी का फॉर्मूला या किसी भी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ग्रेविटी वगैरह, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कौन सा मास है, इनर्शियल मास। चीज़ है समझ में, बता दिया है मेन। तो देखिए जैसे आपको पता है कि वेट इज ए फोर्स, आपको पता है, तो m इंटू जी, भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, माँ। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी जो वेट या मैं खड़ा हूँ अर्थ के ऊपर ऐसे, तो मैं कितना फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कितना अर्थ को दबा रहा हूँ, ये क्या बोला जाएगा, मेरा वेट। फोर्स ही तो है, वेट इज आल्सो ए फोर्स, वेट फोर्स है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स की भी डायरेक्शन होती है तो वेट की भी डायरेक्शन, क्योंकि वेट फोर्स एक ही चीज़ है। तो वही फॉर्मूला रहेगा, मास और एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण, इसलिए क्या लग जाता है, जी। अब यूँ बताइए, अगर आप मास निकालना चाहते हो, मास, तो आप क्या करोगे, वेट बाई जी। चीज़ है समझ में। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसमें ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या नहीं है, बस इसलिए मास क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल मास। बताऊंगा और टेंशन मतलब। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक सरफेस है आपके पास और यहाँ एक स्प्रिंग लगा रखा है आपने, और m मास है किसी ब्लॉक का, जिसके ऊपर आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स। और इसमें क्या आएगा, एक्सेलरेशन। फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए फ्रिक्शन लेस है ये, कोई सिस्टम नहीं, मान लीजिए आइडियल कंडीशन, तो F इज इक्वल्स टू एम ए, तो F बाई ए, इसकी जो एक्सेलरेशन है, जितना फोर्स लगाया, फोर्स डिवाइड बाई एक्सेलरेशन, क्या जाएगा, मास। क्या जाएगा, मास। तो ऐसे आपने मास निकाला इसका, बताओ आया कि नहीं समझ में। तो यहाँ पे ग्रेविटी दिख रही है क्या आपको, ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, इस तरह से हमने इसका मास निकाला है। एक ये मास निकाला है हमने जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यहाँ पे, जी। तो ये जो मास है जहाँ पे ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शियल मास। चीज़ आ रही समझ में, इनर्शियल मास क्या है। ठीक है, अभी आप देखो, इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, वेइंग मशीन आपने देखी होगी, खड़े भी होते हो आप, अपना वेट मेजर करते हो, जिसको डिजिटल कांटा जो बोलते हैं ना। मार्केट में जाते हो आप सब्जी आलू वगैरह लेने, कुछ भी, तो आप उसके ऊपर जाके खड़े होते हो, तो आपका वेट दिखाता है वो 50, 60, 70। ठीक है, अंशु का 20, कुछ दिन बाद 10 दिखाएगा, कुछ दिन बाद दिखाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो वेट है हमारा अभी दिखा रहा है, ये क्या है, वहाँ पे ग्रेविटी इन्वॉल्व है या नहीं, ये बताइए।
ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं उस वेट को या मास को दिखाने में। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ उसमें है क्या, अगर आपको पता है तो बताओ। पता है किसी को? नहीं पता? तो जो अपनी जो मशीन होती है वेइंग मशीन, उसमें क्या करते हैं पता है, वो मास बताती है, अपना वेट नहीं बताती। सुन लो ध्यान से, क्योंकि जब उसके ऊपर हम खड़े होते हैं तो उसका स्प्रिंग दबेगा नीचे की तरफ, उसमें स्प्रिंग है यूँ मान लो, ऊपर हम खड़े होंगे उसका स्प्रिंग दबेगा, और यहाँ जो डिवाइस है वो डिवाइस कैलकुलेट कर लेगी कि कितना फोर्स लगा है। कुछ आ रहा है समझ में? नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा है, वेट इज ए फोर्स, कितना फोर्स लगा है, और उसको किससे डिवाइड कर रखा है, जी से। किससे डिवाइड कर रखा है, जी से। तो आप जो बोलते हो ना 50 kg 60 kg, वो आपका क्या दिखाती है भाई, क्या दिखाती है, मास। चीज़ है समझ में? उस डिवाइस में ऐसा इंटरनल सिस्टम है, फीड कर रखा है कि जब जितना फोर्स लगे, मान लीजिए फोर्स लगा, कितना लगाया, 500 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया आपकी बॉडी ने, 500 न्यूटन, तो 9.8 से डिवाइड कर देगा यहाँ पे, समझ में रहा है? 9.8 या यूँ मानो 10 मान लो चाहिए, तो 10 से डिवाइड करके दिखाएगा आपका मास 50 kg है। आप उसको वेट बोलते हो अपना, बोलते हो कि नहीं? तो वहाँ पे जी से डिवाइड किया हुआ है, तो ये जो मास है ये ग्रेविटेशनल मास है। ठीक है समझ में? अब एक मशीन बन के आई है, मान लीजिए कहीं से बन के आई, कश्मीर से बन के आई हो मान लीजिए, या मुंबई से बन के आ रही है एक मशीन, ठीक है? तो उस मशीन में जी की वैल्यू फीड कर रखी है अगलों ने 9.8, भाई मैक्सिमम है 9.8, तो राउंड ऑफ करके हम 10 मानते हैं। तो जी की वैल्यू फीड कर रखी है उसमें 9.8, और उसके ऊपर हम जितना फोर्स लगाते हैं डिवाइड करके दिखा रही है वो। अब यहाँ आ गए हम, ठीक है? अब अपनी सिटी में हम रखते हैं उसको और खड़े होते हैं, तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारे को कौन खींच रहा है, अर्थ खींच रही है। अब जी की वैल्यू तो पीछे से फीड होके आ रखी है, हमने तो करी नहीं है। यहाँ पे जी की वैल्यू में क्या है, वेरिएशन उतनी है नहीं, 9.8 थी मान लीजिए वहाँ पे, तो यहाँ पे कितना है, 9.4 जी, ठीक है? 4G नहीं बोल रहा मैं, 4G का तो जमाना ही जा लिया, 5G आ गया, ठीक है? तो 9.4G है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जहाँ वो डिवाइस या मशीन बनी थी, वो वेइंग मशीन, वहाँ पे कितना था, मान लीजिए कितनी कैलकुलेशन कर रखे सारा चीज़ डिवाइड करके ऐसे वेट दिखा रहा था, मास दिखा रहा था, वो 9.8 फीड किया हुआ था। अपनी सिटी में रियलिटी में इतनी है अगर मान लीजिए, तो एरर आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना एरर? बताओ आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जो मास है हम मेजर कर रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल मास है, जिससे मतलब ग्रेविटी से अफेक्ट होता है, यूँ मानिए आप, ग्रेविटी से प्रभावित होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल मास। कुछ आया समझ में? उस वेइंग मशीन से मेजर करके ला रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है? बॉम्बे से मेजर करके यहाँ पे ले आए, वहाँ पे तो वेट कंप्लीट दिखा रहा था 10 kg, ठीक है? यहाँ आके दिखा रहा है 9.5 kg, तो मतलब ½ kg कहाँ गया, हवा में गायब हो गए? नहीं, रियलिटी में ऐसा होता है भाई, ठीक है? तो ये जो वेट में या जो मास में डिफरेंस आया है ड्यू टू ग्रेविटेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल मास। अब एक चीज़ और देखिए, जो पुराने वाला सिस्टम भी आपने देखा होगा, आपके घरों में ताखड़ी वगैरह भी होंगी, है ना? डिजिटल तो अभी आया है 2-4 साल से, तो पुराने टाइम पे अपने ताखड़ी हुआ करती थी ना, या फिर वेइंग बैलेंस बोलते हैं जिसको, ठीक है? वो काटे बोलते हैं, जिस पे इधर हम 2 kg बाट रखते हैं, इधर चावल रखते हैं, और ऐसे बैलेंस करता है वो, हाँ 2 kg हो गया कि नहीं। आई चीज़ समझ में? वो जो मास मेजर करके देता है अपने को, वो बताइए कैसा मास है, ग्रेविटेशनल मास है कि इनर्शियल मास है? बताइए। वहाँ पे जो मास मिल रहा है 2 kg चावल का जो मास है 2 kg दिखा रहा है, वो ग्रेविटेशनल मास है कि इनर्शियल मास है, ये बताइए। अभी इतना बताने के बावजूद आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ये मैं सोच रहा हूँ, शायद मैं गलत सोच रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ आपको, वो इनर्शियल मास है। अब आप कहोगे सर कैसे? इनर्शियल मास देखिए ध्यान से, यू इस तरह का हमारा ये जो पलड़ा बोलते हैं इसको, वेइंग बैलेंस है, ठीक है? और यहाँ पे ये ऐसे इसका कांटा लगा हुआ है यहाँ पे, और ये बीच में होता है, तो हम कितना बोलते हैं, ठीक है? 2 kg इधर रख रखा है आपने, और 2 kg आप चावल मेजर कर रहे हो, ठीक है? ठीक है, राइस भी इसके वेट के इक्वल हो गया, बीच में कांटा आ गया, तो हम बोलते हैं ठीक है 2 kg राइस मिल गया अपने को। अब ये इनर्शियल मास कैसे हुआ? यहाँ पे ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
कैसे देखे ध्यान से, इधर फोर्स जितना लगा रहे हैं, वेट 2 kg, वेट इज ए फोर्स mg, इधर भी कितना लगा रहा है इसके ऊपर, mg से mg कैंसिल आउट, जो मास बचेगा वो कौन सा मास होगा, सिर्फ इनर्शियल मास। भाई ग्रेविटी तो दोनों पलटों पे उतनी लग रही है, कुछ आ रहे समझ में। और इधर साइड जो ग्रेविटी है, इधर साइड वाली क्या कर देगी, कैंसिल आउट। अगर आप 2 kg चावल इस तरह से, इस मेथड से आप बॉम्बे में मेजर करो, 2 kg इस तरह से मेजर करके लाए हो ना, तो कहीं पे चेंज नहीं होगा। वहाँ पे 2 kg का जो वेट है वो रखा आपने, चावल रखे, तो वहाँ जी की वैल्यू थी, कोई दिक्कत नहीं, जितनी है पड़ी रहेगी। अब यहाँ पे 2 kg रखोगे आप और यहाँ पे 2 kg चावल रखोगे, तो जो जी की वैल्यू होगी, तो जी से जी तो कैंसिल होना है, तो जी निकल जाना है ऐसे, तो चीज़ आई समझ में। तो जी हट गया है यहाँ से, तो ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए इस तरह से जो मास मेजर किया जाता है वो क्या है, इनर्शियल मास। आया समझ में। बस चैप्टर इज़ ओवर, चैप्टर में यही था, चैप्टर कंप्लीट हो गया अपना। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना डायमेंशंस।